हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर के एंड वाला क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो आज ये क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, जो कि ट्रैक योर प्रोग्रेस 1, ट्रैक योर प्रोग्रेस 2, ट्रैक योर प्रोग्रेस 3 और ट्रैक योर प्रोग्रेस 4 तक था। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक्सटर्नल जो मतलब चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर आता है उसका हम लोग असेसमेंट देखे थे। उसमें से हम लोग क्या देख लिए थे, ट्रू फॉल्स देख लिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए थे, चूज द करेक्ट ऑप्शन देख लिए थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग देख लिए थे। इसके देखने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट में जो कि आज का वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, मतलब क्वेश्चन आंसर का ब्रीफ में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और वो लोग भी स्टडी अपना कर सके, पूरा अपना नॉलेज गेन कर सके। ठीक है दोस्तों, ये आज जो हम लोग करेंगे हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर, इसके पहले के क्लास में क्या क्या किए हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो आपके आई बटन में दिख रहा होगा। अगर फिर भी नहीं दिख रहा तो आप प्लेलिस्ट का बना हुआ हीट एंड टेम्परेचर, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं और उसको कर ले। उसके बाद इस वीडियो को देखें। इससे क्या होगा, आपका कंटिन्यू बना रहेगा, जो सिस्टमेटिक वे से होता है वो स्टडी कंटिन्यू होता रहेगा। और अगर चैप्टर भी आप नहीं रीड किए, नहीं समझे हैं तो सबसे पहले चैप्टर का स्टडी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, ताकि आपको क्या होगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोग खुद अपने मन से आप इसका आंसर कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए ई सेक्शन है आज का। इसके पहले ए बी सी डी तक देख चुके हैं, जो इंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये हम लोग किए ना, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, ट्रैक योर प्रोग्रेस 1 का मेक द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये सब किए थे। उसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स किया, ट्रैक योर प्रोग्रेस 2 है ये। उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रैक योर प्रोग्रेस 3 है। उसके बाद स्टेट ट्रू और फॉल्स ये हुआ था। उसके बाद फिर असेसमेंट जोन, जो कि चैप्टर के एंड वाला क्वेश्चन है, उसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग किए हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वाला, फिर फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं। और उसके बाद फिर ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ये करने के बाद आज हम लोग कर रहे हैं ई सेक्शन। इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, मतलब क्वेश्चन आंसर करना है ब्रीफ में करना, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गिव द रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। इसके बीच में रिलेशन बताना, किसके किसके, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन है, उसके रिलेशन आपको बताना है। तो देखिए, द रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर एज फॉलोज। जो रिलेशन है किसके किसके बीच में, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में क्या है वो देखिए, C/100 मतलब डिग्री सेल्सियस बाय 100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 100। सी के मतलब डिग्री सेल्सियस में जो यूनिट दिया है वो यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद 100 लिख देंगे, इसको जिसमें निकालना है फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इसको यूज करेंगे, केल्विन में निकालना है तो इसको यूज करना है। ये तीनों बराबर होता है, ये रिलेशन है इसका। ठीक ना, तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, C इक्वल टू 100, C डिवाइड बाय 100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 180 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाय 100। ये रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है गिव द रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो इसका आंसर होगा द रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर एज फॉलोज। क्या होगा, C डिवाइड बाय 100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 180 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाय 100। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। आप लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये बताएं, चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, तो चैप्टर जब पढ़े हैं तो उसमें हम लोग क्या देखें, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें हीट जो होता है फ्लो करता है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करना बंद कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर at which the heat flow between the two bodies stops। क्या होता है, स्टॉप्स, मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिसमें हीट जो होता है फ्लो करना दो बॉडी के बीच में बंद कर देता है। इसका आंसर क्या होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द हीट फ्लोज बिटवीन द टू बॉडीज स्टॉप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, वाटर इज केप्ट इन ए वेसल एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड हैपन इफ ए हॉट मेटल बॉल हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन इट, मेंशन द हीट फ्लो। ठीक ना, ये एच है दोस्तों।
ठीक है, ये स्लिप ऑफ पेन हो गया, थोड़ा सा नीचे चला गया, ये हीट है, HEAT, हीट, हीट फ्लो। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वाटर जो है एक वेसल में रखा गया, इसका टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा जब एक हॉट मेटल, गर्म मेटल का बॉल जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है उसको उसमें डाल देंगे, और वो क्या करना है आपको, मेंशन द हीट फ्लो, हीट फ्लो का आपको मेंशन करना है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये बताइए, हम लोग चैप्टर स्टडी किए थे, तो चैप्टर स्टडी किए थे, जो सबसे पहला एक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे थे बुक में क्या था, एक मेटर मतलब हीट कैसे ट्रांसफर करता है वो हम लोग देखे थे। उसमें क्या था कि एक नेल था, आयरन नेल था ना, आयरन नेल को क्या किया, फिर सबसे पहले 2 कंटेनर लिए थे, उसमें से क्या करते हैं पानी भरे थे हाफ हाफ करके। उसके बाद क्या कहते हैं एक जिसमें आयरन नेल को डाले थे, आयरन नेल वाला में क्या किए थे हम गर्म किए थे। उसके जब आयरन नेल गर्म हो गया तो उसके बाद फिर क्या किए थे, उसको निकाल के दूसरे वाला में डाल दिए थे। उसके बाद हम लोग उंगली डाल के देखे थे कि दूसरा वाला पानी गर्म हो रहा है, तो दूसरा वाला पानी क्या देखे क्या वो गर्म हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो हॉट बॉडी था, हॉट मेटल आयरन नेल था, वो इस कोल्ड वाटर को क्या कर रहा था, हीट ट्रांसफर कर रहा था, इसलिए ना वो गर्म हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है, एज द हॉट मेटल बॉल हैविंग ए टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि जानते हैं हॉट मेटल बॉल दिया हुआ एक 70 डिग्री टेम्परेचर है उसका, एंड वाटर केप्ट इन ए वेसल एट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर रखे हैं वेसल्स में उसका टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, द हीट फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम द हॉट मेटल बॉल टू द वाटर। अब देखिए क्या है, हीट क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा कब, कहाँ से, हॉट मेटल बॉल से वाटर में, किसमें, वाटर में, विच इज एट लोअर टेम्परेचर। अब ये देखिए जो कि लोअर टेम्परेचर, कैसे, हॉट मेटर का कितना 70 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बताइए किसका टेम्परेचर हाई है, हॉट वाटर मेटल का या फिर वाटर का। तो हॉट मेटल का इसलिए हायर टेम्परेचर होगा, ये वाटर लोअर टेम्परेचर होगा। इसका आंसर होगा as the hot metal ball having a temperature of 70 degrees Celsius and water kept in a vessel at temperature of 30 degrees Celsius, the heat flow will take place from the hot metal ball to the water which is at lower temperature। तो मतलब क्या होगा, हॉट मेटल का जो टेम्परेचर है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा कहाँ से, हॉट मेटल से वाटर में, जो कि लोअर मेटर टेम्परेचर है इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव रीजन, मतलब आपको रीजन देना है। क्या पहला ए नंबर में क्या है, मरकरी इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मोमीटर। मरकरी जो हम लोग यूज करते हैं किसमें, थर्मोमीटर में, क्यों, इसका रीजन देना है। देखिए मरकरी इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मोमीटर्स बिकॉज मरकरी हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड, ये बॉइलिंग है, BOILING बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, मरकरी इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज मरकरी हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इट कैन बी यूज ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मरकरी को हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं क्योंकि उसका मरकरी जो होता है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस वजह से उसका यूज करते हैं हम लोग क्या, ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में इसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए। इट शोज यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन, ये क्या शो करता है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन शो करता है विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है, मरकरी डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ ए ग्लास ट्यूब। मरकरी क्या होता है, वो ग्लास ट्यूब के वाल पे स्टिक नहीं करता, मतलब चिपकता नहीं है। एंड इज एन ओपेक एंड शाइनी सब्सटेंस, और ये क्या है, ओपेक और शाइनी सब्सटेंस। ओपेक मतलब क्या होता है कि आर पार दिखाई नहीं पड़े। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट आर पार दिखाई पड़ जाए और ओपेक जो नहीं दिखाई पड़े। ठीक है, एंड शाइनी मतलब चमकीला सब्सटेंस है। हैंस इट इज ए इजिली विजिबल, इस वजह से क्या होता है, ये इजिली विजिबल होता है। कहने के मतलब ये है कि मरकरी हम लोग कॉमनली थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं, मरकरी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, जिस वजह से इसको हम लोग वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए। और इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन होता है जब टेम्परेचर इसका बढ़ता है। ठीक है ना, और मरकरी साथ में क्या होता है, ये ग्लास ट्यूब के वाल पे स्टिक नहीं करता है, इस वजह से वो जो एक्सपेंशन होने के बाद फ्लो करता है वो इजली हो जाता है। और ये क्या होता है, ओपेक होता है और साथ में शाइनिंग सब्सटेंस होता है, इस वजह से ये इजली विजिबल होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका आंसर होगा मरकरी इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मामीटर्स बिकॉज मरकरी हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इट कैन बी यूज्ड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट शोज यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन विथ राइज इन टेम्परेचर। Mercury does not stick to the walls of a glass tube and is an opaque and shiny substance, hence it is easily visible। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, कुकिंग वेसल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल्स वाइल इट्स हैंडल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। अब देखिए कुकिंग वेसल, जो कुकिंग का बर्तन होता है जो भी, वो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का मतलब मेटल का बना होता है, जबकि उसका हैंडल होता है ना वो किसका, प्लास्टिक का बना होता है। इसका रीजन देना क्यों ऐसा होता है। देखिए कुकिंग वेसल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए वेसल का काम क्या होता है, खाना बनाने के लिए मतलब हीट उसमें ट्रांसफर होना चाहिए, तो वही यूज करेंगे। तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का। वाइल इट्स हैंडल इज मेड ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट
टू प्रोटेक्ट आवर हैंड फ्रॉम द हीट वाइल कुकिंग बिकॉज प्लास्टिक्स आर गुड इंसुलेटर। देखिए कुकिंग बेसिस क्या होता है, गुड कनेक्ट मेटल का बना होता है, क्यों, क्योंकि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक, जिस वजह से खाना आसानी से पक जाता है। जबकि हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, क्यों, क्योंकि हैंडल तो लोग पकड़ने का काम करते हैं, और पकड़ने का काम करते हैं तो इससे क्या होगा, वो अगर मेटल का बना दें तो वो भी गर्म होगा, तो गर्म होगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए प्लास्टिक का बना होता है जो कि वो एक गुड इंसुलेटर है। इस वजह से वो हमारे हाथ को प्रोटेक्ट करता है, जब प्रोटेक्ट आवर हैंड फ्रॉम हीट, हीट से प्रोटेक्ट करता है वाइल कुकिंग, जब कुकिंग के दौरान, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुकिंग वेसल्स आर यूजुअली मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाइल इट्स हैंडल इज मेड ऑफ प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट आवर हैंड फ्रॉम द हीट वाइल कुकिंग बिकॉज प्लास्टिक्स आर गुड इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सी है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, सी ब्रिज, सी ब्रिज अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब सी ब्रिज जो है वो डे के टाइम में ही क्यों अकर होता है। देखिए सी ब्रिज सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। सी ब्रिज क्या होता है, जब समुद्र के किनारे गर्म हवा, ठंडा हवा का फ्लो समुद्र से लैंड की तरफ होता है तो उसको हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं सी ब्रिज। सी ब्रिज अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज ऑफ द अनइक्वल हीटिंग रेट्स ऑफ लैंड एंड वाटर। सी ब्रिज अकर क्यों होता है डे टाइम में, क्यों, क्योंकि अनइक्वल हीटिंग रेट ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर सरफेस का जो अनइक्वल हीटिंग रेट होता है, वाटर पे क्या होता है ठंडा रहता है और लैंड पे क्या होता है गर्म होता है, ये अनइक्वल रेट हो गया हीटिंग का। ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम में द लैंड सरफेस हीट्स अप फास्टर, डे में क्या होता है लैंड सरफेस जो होता है जल्दी से गर्म हो जाता है देन द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से कंपेयर में। देयरफॉर द एयर एबव द लैंड इज वार्मर, इस वजह से क्या होता है लैंड के एबव का जो एयर होता है वो वार्मर होता है देन द एयर एबव द ओशियन, ओशियन के एबव जो एयर होता है उससे कंपेयर में। एज ए रिजल्ट वार्म एयर राइजेज, इससे क्या होता है वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज अप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रिज अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज ऑफ द अनइक्वल हीटिंग रेट्स ऑफ लैंड एंड वाटर। ड्यूरिंग द डे the land surface heats up faster than the water surface, therefore the air above the land is warmer than the air above the ocean, as a result warm air rises। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि सी ब्रिज होता है कब, सी ब्रिज यूजुअली अकर कब होता है डे के टाइम में, क्यों, क्योंकि डे में क्या होता है सन जो होता है रहता है, सन रहने से क्या होता है हीट होता है, हीट जो कि देखिए पानी को गर्म करना और ज़मीन को गर्म करना, तो ज़मीन को गर्म आसानी से हो जाता है, पानी गर्म करेगा तो पूरा पानी गर्म होगा, ज़मीन क्या होता है इंसुलेटर है इसलिए वो जिस पोर्शन में जाएगा हीट उतना सा पोर्शन गर्म होगा, लेकिन पानी का कहीं पर भी करेंगे तो वो पूरा पानी गर्म होगा। इस वजह से क्या होता है लैंड जो होता है इजिली गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर जो कि ओशियन में होता है, और इस वजह से जो अनइक्वल हीटिंग रेट है तो इस वजह से क्या होता है ना, जैसे कि लैंड का जो गर्म होता है तो वो उसका डेंस कम हो जाता है एयर का, वो ऊपर तरफ बढ़ने लगता है, और जो पानी का होता है उसका डेंस कम होता है इसलिए वो नीचे की तरफ रहता है, तो वो लैंड पे पानी क्या कहते हैं फ्लो होने लगता है, क्या कूलर मतलब ठंडा हवा होता है जो पानी के ऊपर वो लैंड की तरफ मूव करने लगता है, इस वजह से सी ब्रिज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वाई इज मरकरी यूज एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड। अब मरकरी को हम लोग थर्मोमेट्रिक लिक्विड की तरह क्यों यूज करते हैं, मेंशन इट्स टू एडवांटेज, का दो एडवांटेज आपको मेंशन करना है। देखिए मरकरी इज यूज एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। मरकरी को हम लोग थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर में यूज करते हैं क्यों, क्योंकि इसका एक फॉलोइंग एडवांटेज है, दो एडवांटेज बोला था, दो ही एडवांटेज बताएंगे। इट शो यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन विद द राइज इन टेम्परेचर, मरकरी क्या करता है यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन शो करता है विद द राइज इन टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है, दूसरा क्या है, इट डज नॉट स्टिक ऑन टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब, मरकरी क्या होता है इस वाल ग्लास का वॉल ट्यूब पे ग्लास ट्यूब का वॉल पे जो होता है नहीं स्टिक करता है, तो इसका दो एडवांटेज हो जाएगा। तो इसका आंसर यही लिखना है मरकरी इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज इट हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज क्या है, इट शो यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन विद द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, दूसरा क्या होगा, इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो ये आपको दो एडवांटेज बता के छोड़ देना है, इतना दो ही बोला है, दो ही एडवांटेज बता दिए। इसे और भी एडवांटेज होता है, मरकरी जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मरकरी का क्या कहते हैं मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और साथ में मरकरी यूनिफॉर्म रेटिंग तो बता ही दिए, और मरकरी क्या होता है ओपेक होता है, शाइनी सब्सटेंस होता है जिस वजह से इजिली विजिबल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग मरकरी यूज करते हैं थर्मोमीटर में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डू लिक्विड शोज मोर एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब लिक्विड जो है क्यों ज्यादा एक्सपेंशन शो करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड से, इसका आंसर क्या होगा, लिक्विड डू नॉट हैव ए डिफरेंट शेप, लिक्विड क्या होता है डिफरेंट शेप नहीं होता है, बट दे हैव ए डिफरेंट वॉल्यूम, जबकि उसका क्या होता है डिफरेंट वॉल्यूम होता है, मतलब लिक्विड का डिफरेंट शेप नहीं होता, उसका डिफरेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके आगे देखिए इन लिक्विड, लिक्विड में द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड,
पार्टिकल से क्या होता है, लेस टाइटली पैक्ड होता है देन सॉलिड से। सो ऑन हीटिंग, इसलिए जब हीटिंग करते हैं दे वाइब्रेट मोर विग्रेसली, वो क्या होता है बहुत जल्दी वाइब्रेट करने लगता है, वो भी ईगरली। दे मूव मच फास्टर अपार्ट देन द सॉलिड, और वो जो पार्टिकल्स है वो भी जल्दी फास्टर मूव करता है किसे कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। हैंस और वो दूर तक मूव कर जाता है, अलग हो जाता है, तो सेपरेशन बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच में गैप। हैंस ए लिक्विड विल एक्सपेंड मोर देन ए सॉलिड, इस तरह से क्या होता है लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखना होगा, वाई डू लिक्विड शोज मोर एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू सॉलिड, इसका आंसर होगा लिक्विड डू नॉट हैव ए डिफरेंट शेप एंड बट हैव दे हैव ए डिफरेंट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद है इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन ए सॉलिड, सो ऑन हीटिंग दे वाइब्रेट मोर विग्रेसली, दे मूव मच फास्टर अपार्ट देन द सॉलिड, हैंस ए लिक्विड विल एक्सपेंड मोर देन ए सॉलिड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है डिफाइन द टर्म थर्मल एक्सपेंशन, आपको थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन करना है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ, जब साइज का इंक्रीज होता है किसी ऑब्जेक्ट का, जब हीट देते हैं तो उसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। समझने की बात है, देखिए इससे पूछे थर्मल एक्सपेंशन डिफाइन करने वाला इसलिए इतना सा लिखा दिए, अगर आपको बोलता है डिटेल में राइट शॉर्ट नोट तो थोड़ा सा और लिखते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए थर्मल एक्सपेंशन समझिए, थर्मल एक्सपेंशन कब होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट में हम हीट देंगे तो हीट देने से क्या होता है उसका डायमेंशन चेंज होता है, साइज में चेंज होता है, इससे क्या होता है इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये जो चेंज होता है इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब क्यों चेंज होता है, जैसे कि देखिए हीट देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो होता है मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा, जब मूवमेंट इंक्रीज करेगा तो वो जो गैप होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, गैप इंक्रीज करेगा तो वो साइज में बढ़ेगा ना, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, इस वजह से एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब देखिए हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, और अगर कूल करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये है, इसमें बताना होगा डिफाइन द टर्म थर्मल एक्सपेंशन, तो इसमें इतना ही लिखना है द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। वाइल सिमिलरली इसमें और ये भी कर सकते हैं, जब उसको कूल करेंगे तो फिर क्या होगा, वो कॉन्टैक्ट करेगा, और क्या कहते हैं हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा। तो इतना समझने की बात है, पर लिखना इतना सही है, 2 लाइन आपको। ठीक है, और इसे भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो 2 ही लाइन में हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाई आर स्मॉल गैप्स लेफ्ट बिटवीन द रेल ट्रैक्स, अब रेल ट्रैक्स के बीच में 2 रेल ट्रैक के बीच में आप गैप देखते होंगे, तो वो गैप क्यों होता है। ठीक है, तो इसका रीजन देखिए, स्मॉल गैप्स लेफ्ट बिटवीन द रेल ट्रैक्स टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग समर डे। अब देखिए स्मॉल गैप जो छोड़ा जाता है रेल ट्रैक के बीच में, इसलिए क्योंकि ट्रैक जो है एकोमोडेट करेगा एक्सपेंशन और किसका, मेटल का, ड्यूरिंग द समर डे। जो ट्रैक होता है वो भी मेटल का बना होता है, और वो समर डे में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, इस वजह से उसको वो झेल सके, इसलिए वो गैप देता है। झेल सके कहने का मतलब कि वो अगर मान लीजिए गैप नहीं रहेगा, एक्सपेंड करेगा तो वो क्या होगा, बैंड हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा। अगर गैप रहेगा तो एक्सपेंड करके चिपक जाएगा दोनों, ऐसे गैप ऐसे एक्सपेंड होगा ना, और नहीं रहेगा चिपका हुआ रहेगा तो क्या होगा, दोनों फोर्स लगा दोनों बैंड होने का डर रहेगा, इससे क्या होगा, ट्रेन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्मॉल गैप्स लेफ्ट बिटवीन द रेल ट्रैक्स टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग समर डे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9। वाई आर एयर कंडीशनर इंस्टॉल नियर द सीलिंग ऑफ द रूम। अब बोला जा रहा है कि एयर कंडीशनर जो है सीलिंग ऑफ द रूम के नियर क्यों इंस्टॉल करते हैं, मतलब वाई आर एयर कंडीशनर इंस्टॉल नियर द सीलिंग ऑफ द रूम, रूम के सीलिंग के नज़दीक क्यों एयर कंडीशनर को ही हम लोग सेट करते हैं, मतलब इंस्टॉल करते हैं। तो इसका रीजन देखिए, एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम, एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हैं कहाँ, सीलिंग ऑफ द रूम के नज़दीक, बिकॉज दे रिलीज कूल ड्राई एयर इनटू द रूम। क्यों, क्योंकि ये एयर कंडीशनर क्या रिलीज करता है, कूल और वो भी ड्राई एयर इनटू द रूम, रूम में। एज कूल एयर इज डेंसर, जैसे कि जानते हैं कि कूल एयर क्या होता है, डेंसर होता है। इट सिंक्स, ये क्या होता है, डूबता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है। वाइल द वार्म एयर प्रेजेंट इन रूम बीइंग लेस डेंस एंड राइजेज, जबकि जो गर्म हवा होता है रूम के अंदर वो क्या होता है, लेस डेंसर होता है, इसलिए वो क्या होता है, अप होता है, राइज होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कूलिंग ऑफ द रूम, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, और इससे रिजल्ट यही होता है कि रूम का कूलिंगनेस जो होता है वो इफेक्टिव होता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए एयर कंडीशनर को अगर हम ऊपर सीलिंग के नज़दीक लगाते हैं तो उससे क्या, एयर कंडीशनर क्या करता है, कूल ड्राई एयर को रिलीज करता है, तो जो ऊपर का एयर है
जैसे रूम में जो पहले से ऑलरेडी एयर प्रेजेंट रहता है, वो गर्म हवा है। गर्म हवा क्या होता है, लाइट डेंसर मतलब लेस डेंसर होता है, तो इसलिए वो ऊपर तरफ जाता है, और ऊपर गर्म हवा रहेगा तो एयर कंडीशनर क्या करते हैं, ठंडा हवा देगा तो वो डेंसर होता है, तो वो नीचे तरफ जाएगा, तो ठंडा हवा गर्म हवा को क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करके क्या करेगा, वो उसको ठंडा करेगा ना, उसको ठंडा करेगा तो रूम धीरे धीरे क्या पूरा ठंडा हो जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते तब रूम ठंडा होता है। ऐसा नहीं तुरंत एसी आप ऑन किए तुरंत ठंडा हो जाता है रूम, ऐसा तो नहीं होता, कुछ समय लेता है उसके बाद ठंडा होता है। तो इसका आंसर ये होगा क्वेश्चन जो है, व्हाई आर एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग ऑफ रूम। तो इसका आंसर होगा एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड air conditioners are installed near the ceiling of the room because they release cool dry air into the room. As cool air in denser, it sinks while the warm air present in room being less dense and rises. This process continues and results in effective cooling of the room. ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि एयर कंडीशनर क्या करता है, जो ऊपर सीलिंग में इंस्टॉल करते हैं, जिससे क्या होता है, जो वो ठंडा हवा करता है प्रोड्यूस, वो डेंसर होता है इसलिए नीचे चल जाता है, जो कि हम लोग ठंडा महसूस करता है, और जो गर्म हवा होता है वो ऊपर चल जाता है, तो ऊपर रहता है तो हम लोग को नहीं लगता है गर्म, और वही प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, इसलिए पूरा रूम इफेक्टिवनेस से कूलिंग हो जाता है, मतलब कूलिंग हो जाता है पूरा रूम। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ऑन विच फेनोमेना थर्मस फ्लेक्स वर्क्स। अब देखिए किस फेनोमेना में थर्मस फ्लेक्स वर्क करता है। थर्मस फ्लेक्स क्या होता है, हम लोग जो थर्मस यूज करते हैं ना, कौन सा थर्मस, ये नॉर्मल वाला नहीं, जो थर्मस में क्या करते हैं ग्लास रहता है वो वाला थर्मस, उसमें क्या होता है, दो ग्लास ट्यूब मतलब दो वाल होता है इसमें ग्लास का, वो अगर मान लीजिए गर्म पानी उसमें रखिएगा तो गर्म ही रहेगा, ठंडा पानी रखिएगा तो ठंडा ही रहेगा, तो वो वाला थर्मस फ्लेक्स का बात हो रहा है। उस थर्मस फ्लेक्स को कौन सा प्रिंसिपल से वर्क करता है वो आपको बताना है। देखिए अगर एक वर्ड में इसका आंसर बोलेगा तो इसका आंसर होगा थर्मस फ्लेक्स वर्क्स ऑन द फेनोमेना ऑफ इंसुलेटर। कौन सा फेनोमेना वर्क करता है, इंसुलेटर पे, लेकिन आपको डिटेल्स में आंसर करना है, इसलिए ये जो है ये वाला लाइन आप लोगों के लिए नहीं है, ये वन वर्ड आंसर के लिए। आप लोगों के आंसर क्या होगा, ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए थर्मस फ्लेक्स maintains the temperature of the substance present in it। थर्मस फ्लेक्स क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर जो कि सब्सटेंस का जो प्रेजेंट है इसके अंदर, इन इट। ठीक है, इट कीप्स हॉट थिंग्स हॉट, ये क्या करता है, हॉट थिंग्स को हॉट रखता है, एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड, और ठंडा चीज को क्या करता है, ठंडा रखता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। दिस इज अचीव्ड बाय मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ हीट। ये कैसे अचीव करता है, बाय मिनिमाइजिंग मतलब कम करता है किसको, एक्सचेंज ऑफ हीट को, बाय कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। जो तीन प्रोसेस होता है जो हीट का एक्सचेंज होने का, उसको क्या करता है, मिनिमाइज करने से होता है सर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑन विच फेनोमेना थर्मस फ्लेक्स वर्क्स, तो इसका हो जाएगा ए थर्मस फ्लेक्स मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, इट कीप्स हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस इज अचीव्ड बाय मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ हीट बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर हो गया। कहने की बात ये कि थर्मस फ्लेक्स जो है किस फिनोमेना पे वो वर्क करता है, इसका यही होगा कि थर्मस जो है वो मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ हीट को जो अचीव करता है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, हीट रहेगा तो एक्सचेंज होगा, लेकिन उस प्रोसेस को वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है, होता है बट मिनिमाइज मतलब कम होता है, इसलिए क्या होता है लंबे समय तक ये थोड़ा ठंडा सब्सटेंस ठंडा रहता है, गर्म सब्सटेंस गर्म रहता है। इसी प्रिंसिपल फिनोमेना पे थर्मस फ्लेक्स वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका 10 जो है राइट आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को यहीं भी स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, क्या या फिर किसी चीज़ में डाउट है तो वो बताइए कमेंट करके, तो उसका हम सॉल्यूशन आप लोगों को तो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक वीडियो में चैनल के साथ बने रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए बार बार बताता हूं, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल में सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंचेगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, और आप लोगों का पढ़ाई जारी रहेगा, वो भी अच्छे इफेक्टिव वे से। ठीक है, जैसे इफेक्टिव वे से कूलिंग करता है इसी, वैसे आप लोगों का पढ़ाई भी इफेक्टिव वे से होगा, अगर कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। तो इसीलिए पहले हम चैप्टर को पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू। एक बार आप लोग फिर से इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहाँ से स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, और फेयर तो जरूर बनाइएगा दोस्तों। इससे क्या होगा ना, सारा चैप्टर का एक ही पेज में कॉपी में रहेगा। इससे क्या होगा, आप लोग को जब एग्जाम के टाइम में खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फेयर बना हुआ रहेगा। तो एक तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा भी क्वेश्चन को अच्छे से, और आपको याद भी हो जाएगा लिखने से। एक बार लिखिएगा
फिर इसको क्या कहते हैं रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। और चैप्टर में जैसे भी समझे ही पूरा चैप्टर तो कोई परेशानी होगा नहीं, इसलिए बोलते हैं फेयर बना लीजिएगा। नोट्स बनाने से क्या होगा, आप लोग एग्जाम के टाइम में कोई भी परेशानी नहीं होगा, एग्जाम के टाइम में इजीली मिलेगा, अवेलेबल रहेगा आप लोग के पास। और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम चल दीजिएगा देने के लिए, एग्जाम अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।